हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज हम 50 जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे जो एमसीक्यू मोड में होगा। साथ में एक टॉपिक भी कवर करेंगे। ये जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो जाएगा। बिहार में जो आने वाला एग्जाम है, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसी राज्य का राज्यपाल जो है किसके प्रति जो है ये राज्यपाल उत्तरदायी होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। उसके बाद देख लीजिए, अभी भारत के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है। ये 15वीं राष्ट्रपति है भारत की। प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी हैं, ये भी 15वें राष्ट्रपति है भारत के। विधानमंडल जो है आर्टिकल 168 में इसकी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री की चर्चा पद की चर्चा जो है आर्टिकल 164 में किया गया है। जो ऑप्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे हो सकता था वो आपको हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो नगर पालिका या नगर निगम की जो बनाया गया था उसको संवैधानिक दर्जा जो है किस संशोधन में दिया गया था? तो ये 74वां संविधान संशोधन में दिया गया था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था। जो अनुसूची 12 में नगर पालिका की चर्चा किया गया है, भाग 9A में, जिसमें जो है टोटल 18 विषय है। इसको जो लागू किया गया था 1 जून 1993 को लागू किया गया था। आप इसे भी ध्यान में जरूर रख सकते हैं। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी 1992 में आया था। ये पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया हुआ था। इसमें जो है 8वीं अनुसूची में जो है 4 भाषा को जोड़ा गया था। 4 भाषा कौन कौन सी थी? देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? तो कौन जो है लाभ की स्थिति में होते हैं? मुद्रास्फीति मतलब कि आपको इन्फ्लेशन जब होगा तो कौन जो है लाभ की स्थिति में रहता है? देखिए इसमें होता क्या कि जो जो ऋणी होते हैं, जो किसी को ऋण देते हैं, मान के चलिए किसी को 100 रुपया ऋण दिया तो 5% के इंटरेस्ट की दर से, तो यदि मुद्रास्फीति बढ़ा तो यही इसका 5% ही रहता है, बढ़ता नहीं है। वो एक फिक्स डिपॉजिट कर देता है। और वहीं पे जब व्यापारी वर्ग को फायदा मिलता है और ऋणदाता को जो ऋणदाता, देखिए ऋणी मतलब जो ऋण लिया, ठीक है, जो दिया वो नहीं, जो लिया उसको फायदा होता है, व्यापारी वर्ग को फायदा होता है। ऋणदाता जो ऋणदाता देता है, जो किसी को पैसा देता है, वो जो है घाटा में रहता है। ठीक है, तो फायदा सिर्फ ऋणी और व्यापारी वर्ग को आता है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। बता भी दिए कि जो ऋणी लेता है, जो लेता है उसको तो 5% ही ब्याज की दर से देना है, चाहे मुद्रास्फीति बढ़े या घटे। ठीक, घटने से इसको घाटा है, बढ़ने से इससे इसको फायदा है। व्यापारी लोग भी मुद्रास्फीति में जो है काफ़ी लाभ कमाते हैं। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? तो मनुष्य में जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रेट के अधिकता के कारण जो है बच्चे में ये होती है। ये होता क्या कि बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद जो है त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है। इसे ही ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है साइनोसिस। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। साइनोसिस या ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है एक ही है। नाइट्रेट की अधिकता की वजह से जो है बच्चे के जन्म लेने के बाद उसका त्वचा का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब इंडियन लीग लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इंडियन लीग जो है ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है स्थापित की गई थी। 1875 ईस्वी में बंगाल में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई? तो भारत में जो है दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा जो 1843 ईस्वी में की गई थी, एक्ट 5 के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आप याद रखिए 1843 जो है 1843 में जो वायसराय थे एलिन बरो थे। इसका टाइम पीरियड था 1842 से 44। इसी के समय में जो है रविवार की छुट्टी की भी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वेलोड्रोम का संबंध किस खेल से है? तो वेलोड्रोम का संबंध जो है ये साइकिलिंग से है। साइकिलिंग से वेलोड्रोम का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मेंडेलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सरणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? तो दीर्घ आवर्त को जो है कौन दिया गया है? तो ये देखिए चौथे, उसके बाद तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे आवर्त को जो है दीर्घ आवर्त की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित सही सम्मिलित नहीं है उसको पहले देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही सम्मिलित नहीं है। दिया है अनुच्छेद 51 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है आर्टिकल 50 में है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 50-50, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना, 50-50 कर देना, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 51 जो है यह है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, जो है आर्टिकल 51 में कहा गया है। देखिए आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, सही है। आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता, सही है। आर्टिकल 42 में है काम की न्याय संगत और मनोवचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना, ये भी सही है। जो गलत था उसको भी सही करके बता दिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है। तो पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? तो ये शरीर के तापमान पर नियंत्रण करता है। शरीर के तापमान पर नियंत्रण जो है पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका जो है मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? तो काफ़ी बार बताया हुआ राखी गढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। राखी गढ़ी जो हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा के हिसार जिले में, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा भी याद रखिएगा, पंजाब और पाकिस्तान के क्षेत्र में जो हड़प्पा पड़ता है। मोहनजोदाड़ो जो है पाकिस्तान में पड़ता है। धोलावीरा जो है गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? तो कौन कौन से कारण जो है 1857 की क्रांति जो है असफल रहा था? तो देखिए ये सभी ऑप्शन जो है, सभी ऑप्शन के कारण जो है ये 1857 की क्रांति जो है असफल रही थी। उपयुक्त सभी देख लेते हैं। नेतृत्व का अभाव, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, इन सभी के कारण जो है 1857 की क्रांति जो असफल रही थी। 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का वायसराय तो केनिंग थे, याद रखिएगा केनिंग। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? तो किस गवर्नर जनरल के समय जो सिंध का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलिनबरो के समय में जो है ये सिंध का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया। तो एलिनबरो का टाइम पीरियड है 1842 से 44। इसी टाइम में दास प्रथा का अंत हुआ था। उसके बाद दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1843 ईस्वी में एक्ट 5 के थ्रू। इसी समय में जो याद रखिएगा रविवार की छुट्टी भी प्रारंभ हुई थी भारत में। देखिए ये सिंध पर विजय जो है अगस्त 1843 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगान का तूफान की पूछ थी। ये कथन जो है नेपियर का था, कहा था वह अफगान तूफान की पूछ थी। कथन जो है नेपियर का है, सिंध के विषय के बारे में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध जो है शेयर बाजार से, काफ़ी बार बताए हुए हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध जो है शेयर बाजार से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो एल के झा समिति का संबंध जो है ये अप्रत्यक्ष कर से है, अप्रत्यक्ष कर से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये उपयुक्त सभी समिति के जो है अध्यक्ष थे। तो देख लेते हैं, प्रक्रिया नियम समिति के, संचालन समिति के, वित्त एवं कर्मचारी समिति के, और एक और याद रखिएगा संविधान समिति के भी अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, मगर संविधान समिति के अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अब आइए 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो जरा दृष्टि दोष में जो है न तो दूर की वस्तु न ही नज़दीक की वस्तु सही से दिखाई देती है, ठीक है, जिसके लिए बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये जो है संभवतः ज़्यादातर जो है वृद्ध अवस्था में जो है ये दृष्टि ज़्यादातर पाई जाती है। उसके बाद अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस का प्रयोग जो है निकट दृष्टि दोष में के रोगियों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु सही दिखाई देती है, निकट की वस्तु सही दिखाई नहीं देती है, जिसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग जो है दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, जिसमें होता क्या है कि नज़दीक की वस्तु सही दिखाई देती है, दूर की वस्तु सही दिखाई नहीं देती है, जिसके लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग जो है कि दृष्टि वैषम्य या अबिंदकता के दोष के जो होते हैं रोगी, उसके लिए जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए,
कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो जो नहीं गुजरती है उसको ही बता देते हैं। तो ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है, बाकी बहामास, लीबिया, उसके बाद यूएसए, ये इन सभी से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। भारत में जो है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से जो होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए 6ठी अनुसूची में जो है 4 राज्यों की चर्चा की गई है। जो नहीं आते पहले उसको देख लेते हैं। मणिपुर जो है नहीं आती है। 4 राज्यों की चर्चा 6ठी अनुसूची में किया गया है। मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है अनुसूची 6ठी अनुसूची में। ठीक है, आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सम्मिलित करें और मिलान करें। तो 1857 की क्रांति में किसने क्या कहा था उसको मिलान करना है। ठीक है, देखिए डिजरेली ने कहा था 1857 की क्रांति के बारे में, ये जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह है। तो एक का जो है बी हो गया। उसके बाद टी आर होम्स ने कहा था 1857 की क्रांति के बारे में, ये बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है। तो 2 का 1 हो गया। उसके बाद बी डी सावरकर ने कहा था इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, उसके बाद 3 का डी हो गया। उसके बाद कर्नल रीज ने कहा था कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। तो 4 का जो है सी हो गया। तो देख लीजिए BADC जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है BADC ऑप्शन नंबर। जब आपको इसका PDF मिलेगा तो आप इसे एक बार ध्यान में जरूर रखिएगा। PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसका PDF ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अब। वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था तो 3 कैबिनेट मंत्रियों के साथ यह गठित करके भेजा गया था। तो इसमें से कौन सा जो है मतलब सदस्य नहीं था? तो जो नहीं था देखिए, जॉन साइमर ये सदस्य नहीं था कैबिनेट मिशन का। देखिए पैथिक याद रखिएगा एक ट्रिक, PAS पास से पैथिक लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर, एस से स्टोपर्ट क्रिप्स, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। पैथिक लॉरेंस जो है अध्यक्ष थे, अलेक्जेंडर और उसके बाद अलेक्जेंडर और स्टोपर्ट क्रिप्स जो है इसके सदस्य थे। देखिए पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, ठीक है, ये भारत का वित्त मंत्री थे, उस टाइम बना के भेजा गया था। स्टोपर्ट क्रिप्स जो है ये आपका स्टोपर्ट क्रिप्स जो थे ये आपका व्यापार मंत्री थे, और AB अलेक्जेंडर जो है ये नेवी मंत्री थे। ठीक है, तो पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, स्टोपर्ट क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर ये 3 सदस्य जो है बन के आए थे। अध्यक्ष जो पैथिक लॉरेंस थे जो अध्यक्ष थे ये भारत मंत्री थे, और स्टोपर्ट क्रिप्स जो है व्यापार मंत्री थे, AB अलेक्जेंडर नेवी मंत्री थे। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन में कौन नेवी मंत्री थे? नेवी मंत्री अलेक्जेंडर, व्यापार मंत्री स्टोपर्ट क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस जो है व्यापार मंत्री भारत वित्त मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी? तो होबार्ट जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो इसको होबार्ट कहते हैं या पेरुवियन की जलधारा भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद देख लीजिए फॉकलैंड जो है ये अटलांटिक महासागर की जो है ठंडी जलधारा है। उसके बाद बेगोला भी जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। बाकी जो 3 है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन जो है धनानंद था, नंद वंश का था, जो अंतिम राजा था धनानंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, धनानंद को ही हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया था? तो 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ था, इमामगंज एक स्थान है वहीं पे गया में अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में, कौन सा नेता ने जो है त्यागपत्र दे दिया था? तो देखिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने जो है 1922 में जो है ये त्यागपत्र दे दिए थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और 1922 में गया में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जो थे CR दास ने किया था, चित्तरंजन दास, CR दास। ठीक है, CR दास। देखिए 1912 में भी बिहार में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जो हुआ बांकीपुर में हुआ है, बांकीपुर पटना में पड़ता है। इसके अध्यक्ष जो थे N मथोलकर थे, मथोलकर। ठीक है, आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, 2 हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो 60 लगातार दिन तक यदि कोई भी सांसद अनुपस्थित रहता है लोकसभा से तो उनके पद को जो है रिक्त घोषित कर देता है लोकसभा के अध्यक्ष। आप लोकसभा के अध्यक्ष जरूर ध्यान में रखिएगा, 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 27 देख लिए। अब आइए 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। तो कौन सा जो है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप का सिद्धांत जो है नहीं है। तो सर्वसम्मति जो है ये प्रतिनिधित्व का सिद्धांत या प्रतिरूप नहीं है, सर्वसम्मति। बाकी न्यायशीता, प्रगतीकरण और जनादेश ये जो है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है। तो विश्व बाजार में जो है किसी मुद्रा का जो है मिलना कठिन हो जाता है, आसानी से नहीं मिलता है, तो उस मुद्रा को जो है दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है, दुर्लभ मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O जल होता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, ध्यान में जरूर रखिएगा। देखिए CaSO4 2H2O ये जिप्सम का सूत्र होता है। उसके बाद CaSO4 5H2O ये ब्लू विट्रोल का सूत्र होता है। CaSO4 1/5H2O। तो ये एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये किसका सूत्र होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में जो है पित्त रस का निर्माण जो है यह यकृत में होता है, याद रखिएगा यकृत में। ये जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। और पित्ताशय जो है पित्त रस जमा होता है, यकृत से जो पित्त रस निकलता है ये पित्ताशय में जो है पित्त रस जमा हो जाता है जाके। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है अग्नाशय है, याद रखिएगा। उसके बाद पित्त रस का जो है पीएच मान जो है 7.7 होता है। उसके बाद पित्त रस में जो है 85% जो है जल रहता है। आप इसे भी जरूर ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय फल का उदाहरण है। कौन सा जो है औषधीय फल का उदाहरण है। तो सेब और नाशपाती ये जो दोनों है ये औषधीय फल का उदाहरण है। बाकी अंगूर और केला ये सत्य फल का उदाहरण है। आम भी याद रख सकते हैं, आम भी सत्य फल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो कौन सा जो है पादप हार्मोन है। तो ये सभी जो है पादप हार्मोन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एब्सिक अम्ल, जिबरेलिन्स, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन ये सभी जो है पादप हार्मोन है, याद रखिएगा। एथिलीन, उसके बाद और आगे याद रखिए कुछ एथिलीन भी ये भी पादप हार्मोन ही है, जिसकी खोज जो है बर्ग ने की थी 1962 ईस्वी में, जो फल को पकड़ने में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद कुछ और याद रखिए, फेरीजीन्स जो है ये भी फ्लोरोजीन्स ये भी जो है पादप हार्मोन ही है, जो फूल खिलाने वाले हार्मोन होते हैं। उसके बाद ट्राइमेटिन ये भी जो है पादप हार्मोन ही है का निर्माण जो घायल कोशिका जो पौधे में जो घायल कोशिका होते हैं कोशिका उसको निर्माण करने में इसका मुख्य भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर अब 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है। तो किन सब्जियों का जड़ जो है खाया नहीं जाता है। तो आलू का जड़ नहीं खाते, आलू का जो है तना खाते हैं। बाकी गाजर, चुकंदर और शलजम इसका जो है जड़ खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जब बनाया जाता है संपर्क विधि से, इसमें जो उत्प्रेरक के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसमें प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 है तो सूची 2 है। देखिए आवेग का ऐसा यूनिट जो है न्यूटन पर सेकेंड होता है। तो एक का जो है 3 हो गया। कार्य का जो है ऐसा यूनिट जो होता है जूल होता है। तो बी का 1 हो गया। उसके बाद दाब का जो है ऐसा यूनिट जो है आपका न्यूटन पर मीटर होता है दाब का। तो ये 4 हो गया। दाब का ऐसा यूनिट जो है पास्कल भी होता है, इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। बल का ऐसा यूनिट जो है न्यूटन होता है। तो बी का जो है 2 हो गया। देखिए 3 1 4 2 जिसमें होगा तो ऑप्शन नंबर 1 ही है, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, लोलक की काल अवधि निर्भर करती है। तो लोलक की काल अवधि जो निर्भर करती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर। काफ़ी बार बताए हुए भी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए प्रकाश की प्रकृति होती है। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो तरंग और कण दोनों के समान जो है प्रकाश की प्रकृति होती है, याद रखिएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। देखिए
प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? तो कौन सा कथन जो औसत्य है, जो औसत्य है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, ईटांकी नेशनल पार्क दिया हुआ है मणिपुर, तो ईटांकी नेशनल पार्क जो है मणिपुर में नहीं है, ये नागालैंड में है। तो ईटांकी नेशनल पार्क जो है नागालैंड में है। मणिपुर में जो है राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, सिरोई राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद केबुल लामजो उद्यान, ये दोनों जो है मणिपुर में स्थित है। उसके बाद जो सही उसको बता देते हैं, महावीर या मोलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। मौलिंग नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो जो गलत था उसको भी सही करके बता दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जो नहीं है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, डाउन्स जो है दिया है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, तो डाउन्स जो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान में नहीं पाया जाता है। ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान का एक भाग है जो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और जो सही देख लेते हैं, स्टेपीज ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान सही है। सेलवास उष्ण कटिबंधीय वन सही है। टेगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो नहीं है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, इडुक्की जो है दिया है कावेरी नदी, तो इडुक्की जो है कावेरी नदी पे नहीं है। ये जो है आपका इडुक्की जो है आपका केरल में पड़ता है। ठीक है, केरल में पेरियार नदी पे ये बांध बना हुआ है। बाकी देखिए, अलमाटी बांध ये कर्नाटक में स्थित है, कृष्णा नदी पे सही है। गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे है। ठीक है, उसके बाद सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पे है। ठीक है, तो आपको सारा सही बता दिए। उसके बाद याद रखिएगा कि कुछ ऐसा है जो सरदार सरोवर बांध जो है ये गुजरात में पड़ता है, मगर इससे जो है 4 राज्यों को फायदा होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये चारों राज्य में ये पानी एवं बिजली की आपूर्ति को पूरा करता है सरदार सरोवर बांध। ये काफ़ी बड़ा बांध है, 4 राज्यों को तो जो है ये बिजली और पानी की आपूर्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध मतलब कि जो इसके महासागर के क्षेत्र से जुड़ा हुआ या नदी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो हंगरी जो है एक स्थलरुद्ध देश है। जो स्थलरुद्ध देश जो नहीं है, बेल्जियम, रोमानिया, यूक्रेन जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है, जो है हंगरी है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है, देखिए इसमें जो है देखिए मेहरगढ़ से ही सबसे पहले जो है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है भारत में। यदि ये लाहौरा देव से भी मिला है। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो आप इसमें जो है मार दीजिएगा मेहरगढ़ सही हो जाएगा। देखिए, मेहरगढ़ जो है पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है। लहुरा देव जो है ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, ये मानव निवास का चिन्ह यहाँ से मिला हुआ है। कोल्डिवा जो है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोल्डिवा से मिला हुआ है। अंतरजीवा खेरा जो है ये भी यूपी में ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? तो मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप जो किस जगह से मिला है? तो ये बनावली से मिला है, जो हरियाणा में पड़ता है। राखी गढ़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भाग है, जो बड़ा स्थल है भारत में, ये राखी गढ़ी है जो हरियाणा में पड़ता है। सुरकोता जो पाकिस्तान में पड़ता है। धोलावीरा जो गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? 6ठी ईसा पूर्व सदी में जो है भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर जो है कौन था? तो ये मगध था, मगध। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, जैन धर्म में महावीर के ज्ञान द्वारा प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो जैन धर्म में जो महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसे क्या कहा जाता था? तो उसे केवल्य कहा जाता था, केवल्य। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महावीर को जो है जीन भी कहा जाता था। जीन का मतलब हुआ विजेता। आहत भी कहा जाता है, आहत का मतलब हुआ पूज्य। और निर्ग्रंथ भी कहा जाता था, जिसका मतलब हुआ बंधनहीन। कभी कभी पूछ लिया जाता है इन शब्दों को, कहा जाता है इनका मतलब क्या होता है, तो मतलब भी आप समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लिया। आपको क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी। तो लिंगराज मंदिर का नींव जो है डाली थी, ये ययाति केसरी ने डाली थी। ययाति केसरी ने, जो सोम वंश के राजा थे। देखिए, लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो मौलिक अधिकारों से प्रस्ताव जो पारित किया गया था, ये कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल ने प्राप्त किया था। देखिए, गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है CR दास ने की थी। लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और
लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। एक और हुआ था 1937 में अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। काफ़ी बार पूछ लिया जाता था कितने अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो 3 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हॉट मनी शब्द का उपयोग जो है ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए जो है हॉट मनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिमस्टेक का राष्ट्रीय सदस्य नहीं है? तो बिमस्टेक का जो है सदस्य नहीं है, तो जो नहीं है उसको देख लेते हैं। देखिए मालदीव जो है ये बिमस्टेक सदस्य का राष्ट्रीय का सदस्य नहीं है, तो जो है उसको देख लेते हैं पहले। देखिए इसकी स्थापना जो है 6 जून 1997 ईस्वी में किया गया था। ये अस्तित्व में आया हुआ था। इसमें जो 7 देश शामिल हैं, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। ये 7 देश जो है बिमस्टेक में शामिल हैं। टोटल 50 क्वेश्चन देख लिए। अब आइए एक टॉपिक देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन देख लिए। अब आइए एक टॉपिक कवर करते हैं। देखिए जो खिलजी वंश से रिलेटेड है। देखिए खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। तो काफ़ी बार पूछ दिया जाता है कि खिलजी वंश का सर्वाधिक विस्तार जो है किस राजा के समय हुआ था, किस सुल्तान के समय हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़े दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रथा शुरू की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मूल्य नियंत्रण प्रणाली, इसे ही बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कहते हैं। इसकी प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। इसने सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा एवं हजार खंबा महल का निर्माण करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा और हजार खंबा का महल जो है ये अलाउद्दीन ने इसका निर्माण करवाया था। देखिए इसने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके समय भू राजस्व की दर उपज का 1/2 यानी 50% भाग था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। तो दक्षिण भारत की विजय के लिए जो अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को जो है अपने सेनापति नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। ठीक है, तो देख ली टोटल 50 क्वेश्चन, साथ में एक टॉपिक भी। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।